नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी के जो आपका लेक्चर है सेकंड की बात कर रहे हैं। पहला जो आपका लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में चर्चा करी थी। विद्युत आवेश क्या होता है, किसी वस्तु को किस तरीके से हम आवेशित कर सकते हैं, आवेशन की विधियों के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहली बात वस्तु के आवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ मैं बताता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद हम ये पता करते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का कैसे पता लगाएं, किस तरीके से उनको मेजर करें, इसके लिए हम कौन सा उपकरण काम में लें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान से सुनेंगे, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉनों को नाभिक से पृथक करना सुगम नहीं होता है। मतलब आसानी के साथ प्रोटॉनों को नाभिक से आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ हम पृथक कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु मान लीजिए, एक वस्तु जो आपकी है ए और एक वस्तु है आपके सामने बी। ए को मैं प्लस आवेश देता हूं, ये प्लस आवेश दिया, और बी को मैं माइनस आवेश देता हूं, ये माइनस आवेश है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का बिफोर चार्ज मतलब आवेशित होने से पहले ए और बी समान द्रव्यमान की है। जैसे ही मैंने एक को प्लस आवेश और दूसरी को माइनस आवेश दिया तो इन दोनों के द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। उस वस्तु का आवेश अधिक होगा जिस पर माइनस आवेश है, और उस वस्तु का आवेश कम होगा जिस पर धन आवेश है, क्योंकि धनावेशित करने के लिए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। और पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी, किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का यदि निकाला जाता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य कमी हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसके द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट बात, प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण का सही परीक्षण है। यानी किसी वस्तु पर यह देखना है कि वस्तु आवेशित है या फिर अनावेशित, तो इस विद्युतीकरण के लिए सही सबसे जो टेस्ट रहेगा, परीक्षण रहेगा, वो प्रतिकर्षण है। क्योंकि प्रतिकर्षण केवल आवेशित वस्तुओं के मध्य ही होता है जो कि समान आवेश से आवेशित हो, बल्कि आकर्षण एक आवेशित और अनावेशित वस्तु के बीच भी हो सकता है, और विपरीत आवेश से युक्त वस्तुओं के बीच भी आकर्षण विद्यमान होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम में लेते हैं जिसका नाम होता है स्वर्णपत्र सूक्ष्मदर्शी। क्या नाम होता है? स्वर्णपत्र सूक्ष्मदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये क्या होता है आपका, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगाने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, इस विद्युतदर्शी ये एक सरल उपकरण होता है। इसके अंदर एक कांच का जार है जो आपको मैंने दिखा रखा है। कांच का जार, ये पूरा कांच का जार है। इसका मुंह कॉर्क से बंद कर देते हैं, और इस कांच के जार के अंदर एक धात्विक छड़ आर लगी होती है। धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक घुंडी, या फिर हम कह सकते हैं कि एक डिस्क लगी होती है, और
दूसरे सिरे पर जो मतलब जो जार के अंदर है उस सिरे के अंदर दो गोल्डन की पत्तियां लगी होती है, मतलब सोने की दो पत्तियां हैं जिनको हमने एल से डिनोट करा है, स्वर्ण पन्नी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को लाते हैं जिस पर आवेश हो, मान लीजिए आवेशित वस्तु है, इसको हम क्या करते हैं, धात्विक गुंडी से संपर्क करवाते हैं। जैसे ही संपर्कित करवाएंगे, ये धात्विक छड़ है, आवेशित छड़ है, और इस छड़ से जैसे इसका संपर्क होगा तो इसका आवेश क्या होगा, इस छड़ के माध्यम से ये जो सोने की पत्तियां हैं यहां तक पहुंचेगा। मान लीजिए इन पत्तियों पर पहले से कोई आवेश विद्यमान नहीं है, जैसे ही आवेश इन पत्तियों पर पहुंचा तो दोनों पत्तियों पर समान प्रकृति का आवेश पहुंचने के कारण दोनों पत्तियां फैल जाएगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और हम वस्तु आवेशित है इसका पता लगा लेंगे। यदि आवेशित नहीं है तो पत्तियों पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। दूसरी बात, मान लीजिए पत्तियां पहले से आवेशित हैं, पहले से आवेशित है मतलब कुछ न कुछ पत्तियों पर आवेश है, और यदि इस वस्तु पर आवेश पत्तियों पर उपस्थित आवेश के जैसा है तो पत्तियां पहले से ज्यादा अब फैल जाएगी, और यदि विपरीत प्रकृति का आवेश है तो पत्तियां थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अर्थात हम इस उपकरण की सहायता से किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ऐसे उपकरण का नाम होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये आपका स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के बारे में चर्चा कंप्लीट होती है। देखिए, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अब हम बात करते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है। आवेश का मात्रक, ये आवेश के मात्रक की बात कर रहे हैं। आवेश का जो एसआई मात्रक है, एसआई एमकेएस पद्धति की बात करते हैं। एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप जो है, बड़ा रूप है, वो एसआई प्रणाली है। इस एसआई प्रणाली में जो एसआई मात्रक है आवेश का, वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल टू कुलाम होता है। ये कुलाम हो गया, कुलाम को आप सी से डिनोट करते हैं, मतलब 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 कुलाम हो गया। डेफिनेशन दे हम इसके हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु में 1 एम्पियर विद्युत धारा एक का प्रवाह 1 सेकंड तक होता है तो वस्तु में उपस्थित आवेश की मात्रा 1 कूलॉम के तुल्य होगी। फिर सुनिएगा, यदि किसी वस्तु में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस वस्तु में आवेश की मात्रा 1 कूलॉम के तुल्य होगी। इस तरीके से हम 1 कूलॉम की डेफिनेशन देते हैं। अब बात करते हैं आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक। सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो स्टैट कूलॉम होता है। स्टैट कूलॉम, ये आपका सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है। स्टैट कूलॉम आवेश का सीजीएस पद्धति में ही जो मात्रक होता है उसको हम ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, मतलब स्थिर वैद्युत इकाई। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई या फिर फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को FR से डिनोट करते हैं, ये फ्रैंकलिन का प्रतीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। अब देखिए, 1 ESU या 1 FR जो है, हम
इनमें देखते हैं कि एक कूलम कितने FR या कितने ESU के इक्विवेलेंट होता है। तो एक कूलम जो है उसके अंदर 3 × 10 की घात आपका क्या होता है, ESU या 3 × 10 की घात 9, 3 × 10 की घात 9 ESU, 3 × 10 की घात 9 FR होता है। इक्वल टू, इसके इक्वल टू 1/10 एब कूलम होता है। एब कूलम, ये एब कूलम हो गया, इनके बराबर ही होता है। एब कूलम को लिखते हैं EMU। देखिए EMU का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मतलब विद्युत चुंबकीय मात्रक। ये आवेश का आपके सामने रख दिया। अब हम बात करते हैं इनकी कि एक आपका कूलम है, 1/10 एब कूलम है, आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो रहे हैं। एक आपका एब कूलम, ठीक है, इनमें रिलेशन बता दिया। एग्जाम में आपसे रिलेशन भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखने वाली बातें हैं। दूसरी बात, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और एक कूलम एक फैराडे, फैराडे को F से डिनोट करते हैं, एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे के अंदर कितने कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है। इस तरीके से आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे हो गया। आवेश के अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं। आवेश के अन्य छोटे मात्रक होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम होता है। एक नैनो कूलम, इसका मतलब 10⁻⁹ कूलम होता है। एक पिको कूलम का मतलब 10⁻⁻12 कूलम होता है। इस तरीके से आवेश के ये अन्य छोटे प्रचलित मात्रक भी आपके सामने हमने रखे हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपको आवेश के मात्रकों के बारे में यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इनका क्वेश्चन इस तरीके से आप इनका आंसर बनाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है। दूसरी बात, हम ये कह सकते हैं कि एक EMU और एक ESU, देखिए एक EMU और एक ESU, इनका जो अनुपात होता है वो 3 × 10 की घात 8, मतलब प्रकाश के वेग के बराबर कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर इनका मान होता है। मतलब एक, यानी हम क्या कह सकते हैं कि यहां से डेटा रखें, यहां से डेटा रखें तो इसकी जगह तो रख सकते हैं 1/10, मतलब ये हो गया आपके सामने 3 × 10 की घात, ये 10 बन गया। अब 10 बना तो ये CGS में है, CGS में है तो CGS में तो इसको क्या लिखेंगे, CGS में तो इसको सेंटीमीटर/सेकंड रखेंगे। और क्योंकि आवेश का कूलम है यहाँ पे देखते हैं एम्पीयर × सेकंड है, यहाँ विद्युत चुंबकीय मात्रक के हिसाब से हो गया, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आपकी आ गई सेंटीमीटर/सेकंड बन गया। ये क्या बन गया, सेंटीमीटर/सेकंड बन गया CGS में। MKS में कन्वर्ट करना चाहें सेकंड को तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 1/3 × 10 की घात 8, ये बन गया आपका मीटर/सेकंड। मतलब आपके सामने प्रकाश के जो वेग है उसके व्युत्क्रम की वैल्यू के इक्विवेलेंट हो गया। या कह सकते हैं हम एक ESU जो है और एक EMU जो है उनका जो अनुपात है निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश की चाल या वेग कितना होता है, 3 × 10 की घात 8 मीटर/सेकंड। याद रखने वाली बात है।
कंपटीशन में या फिर बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आपके सामने मात्रक से रिलेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं जिन पर हमने चर्चा करी है। अब हम जो चर्चा करते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आवेशों की मौलिक विशेषताएं या आवेशों के गुणधर्म। आवेशों की मौलिक विशेषताएं, आवेशों की मौलिक विशेषताएं, ये विशेषताएं या गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म, देखिए आवेशों की मौलिक विशेषताएं या हम गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। पहली जो मौलिक विशेषताएं हैं वो है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, योज्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने वाली बात है। आवेश की योज्यता क्या होती है? ठीक है, देखिए किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 Qn है, और आपसे बोले कि इस निकाय की आवेशों की योज्यता क्या होगी, तो इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग ही उस निकाय के आवेशों की योज्यता कहलाएगी। तो ये आवेशों की योज्यता में हम क्या लिखेंगे? सिग्मा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। किसी भी तरीके से आपके सामने न्यूमेरिकल आता है या क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से आवेश की योज्यता के बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। पहली मौलिक विशेषता आवेश की खत्म होती है। दूसरी जो विशेषता है, सेकंड एडवांटेज है, गुणधर्म है, वो है आवेश की निश्चरता। निश्चरता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए किसी भी वस्तु पर आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है। आ रही है बात समझ में? निर्देश तंत्र के चुनाव पर आवेश निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी बिंदु पर या किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी वस्तु स्थिर अवस्था में है या वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो इससे वस्तु के आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं Q विराम, विरामावस्था बराबर Q गतिशील, ये बन गया आपका। जितना विराम अवस्था में आवेश है उतना ही गतिशील अवस्था में होगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, स्थिर है, उस पर आवेश की मात्रा होती है -1.10⁻⁻19 कूलॉम। यदि इलेक्ट्रॉन गति करें तो भी आवेश की मात्रा उस पर होगी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। मतलब वेग का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गुणधर्म विद्युत आवेश की निश्चरता कहलाता है, इनवेरियंस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न अनुसार परिवर्तित होता है। सापेक्षिकता सिद्धांत m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। ये आइंस्टाइन का सापेक्षिकता सिद्धांत है। कोई कण किसी के रेस्पेक्ट गति करता है तो उसका द्रव्यमान इस प्रकार चेंज होता है। हम यहां m की बात करते हैं
तो ये गतिशील अवस्था में किसी वस्तु का या कण का द्रव्यमान है। m नॉट विराम अवस्था में अर्थात स्थिर अवस्था के अंदर किसी कण का ये आपका द्रव्यमान है। v क्या है? वस्तु की या कण की चाल है। c क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बोल रहा है उच्च वेग पर, अधिक वेग पर v अप्रोक्सीमेटली c, यानी जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो, उस कंडीशन में v²/c² की वैल्यू 1 के लगभग बराबर हो जाएगी। इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी, यानी डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 0 के आसपास होगा या 0 होगा। जैसे ही हम 0 की आसपास वैल्यू का या 0 का इसमें डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब गतिशील अवस्था के अंदर जब उच्च वेग पर कोई कण गतिशील हो रहा होता है, उस स्थिति में उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, लेकिन उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी कण का आवेश q व द्रव्यमान m का अनुपात जो होता है उसको हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का आवेश q और उस वस्तु का द्रव्यमान m का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश के नाम से जानते हैं। फिर समझने की कोशिश करना, किसी वस्तु का आवेश q और उस वस्तु के द्रव्यमान m का अनुपात उसका विशिष्ट आवेश कहलाता है। अब देखिए, हमने बोला था चाल से किसी वस्तु के आवेश पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द्रव्यमान उच्च चालों पर बढ़ जाता है। द्रव्यमान के बढ़ने से q/m का मान घट जाता है। हम ये कह सकते हैं उच्च चालों पर किसी वस्तु का विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है। क्वेश्चन यही पूछता है कि वेग का किसी वस्तु के विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं तो आपको पता होता है आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि द्रव्यमान बदल जाता है। लेकिन क्वेश्चन q/m के बारे में पूछ रहा है, आप देख करके आते हैं आंसर कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपके 0 नंबर आता है। वहां पे सोचने वाली बात यह है q/m की वैल्यू पूछी है, ना कि q की। q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन q/m की वैल्यू निश्चित ही घट जाएगी। इसे हम विशिष्ट आवेश के नाम से जानते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट था जो फिनिश होता है। अब इसके बाद हम आगे जो चर्चा करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, किसी भौतिक राशि का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। किसी भौतिक राशि का विनिमय सतत न होकर विविक्त हो। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, एक समान रूप से, और एक होता है विविक्त। विविक्त का मतलब होता है डिस्क्रीट। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करें तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको 1%, 2%, 3%, 4% इस तरीके से बनता है। तो ये विविक्त वैल्यूज हो गई, एक निश्चित वैल्यू के मल्टीपल में है। आ रही है बात समझ में? सतत और विविक्त दो वैल्यूज आपके सामने हो गई। तो सुनने का, समझने का प्रयास करना। जब किसी भौतिक राशि का विनिमय सतत न होकर विविक्त होता है तो ऐसी भौतिक राशि क्वांटित कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटित कहलाती है। और इस फिनोमिना को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्या बोलते हैं?
क्वांटम किसी भौतिक राशि का विनिमय सतत न होकर विविक्त होता है तो वह भौतिक राशि क्वांटित कहलाती है और इस प्रक्रिया को क्वांटम कहते हैं। यदि क्वांटम प्रक्रिया के तहत किसी भौतिक राशि का स्थानांतरण ट्रांसफर संभव हो तो उस भौतिक राशि के न्यूनतम विविक्त मान को हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा, न्यूनतम विविक्त मान क्वांटा कहलाता है। और किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज में होती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं Q इक्वल टू NE प्लस माइनस NE किसी भी वस्तु पर। यानी इस क्वांटम प्रक्रिया से ये फॉर्मूला आपके सामने निकल करके आता है। बोलते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। जहां प्लस प्रोटॉन के आवेश को व्यक्त करता है, माइनस इलेक्ट्रॉन के आवेश को व्यक्त करता है, और N जहां N की बात करते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट ये वैल्यू जाएगी। और आपका E जो है वो है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ये E की वैल्यू है। एक क्वांटम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एक क्वांटम। पूछा जा सकता है एक क्वांटम का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। यानी किसी वस्तु पर इससे कम आवेश नहीं हो सकता। आवेश रहेगा तो इसके गुणज में ही रहेगा। इस मान का 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 1000 गुना हो सकता है, 500 गुना हो सकता है, 10,000 गुना हो सकता है। इसी के गुणज में आएगा। ऐसे नहीं किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा 0.8 इंटू 10 की घात माइनस के 19 हो जावे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो सकती है। किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये N की वैल्यूज है। इसका मतलब एक क्वांटम आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश की मात्रा होती है। इस न्यूनतम विविक्त मान की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ये किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम विविक्त मान होता है। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर समस्याएं नहीं आनी चाहिए। इस न्यूनतम विविक्त मान का मतलब आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट ए मिलिकन। रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग से की थी। कौन से प्रयोग से? तेल बूंद प्रयोग से। रॉबर्ट ए मिलिकन ने आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत को किससे? तेल बूंद प्रयोग से की थी। पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण किस प्रयोग पर आधारित है, तो मिलिकन का तेल बूंद सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी वस्तु पर किसका पता लगाते हैं? आवेश के क्वांटीकरण का मतलब आवेश की मात्रा का पता लगाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, 1 कूलॉम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आता है 1 कूलॉम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलॉम आवेश में। तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, ये दिया है, क्या दिया है? Q इक्वल टू 1 कूलॉम, ये आपके सामने 1 कूलॉम वैल्यू हो गई। आवेश के क्वांटीकरण से Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE, ये प्लस माइनस NE हो गया। हमें किसकी वैल्यू पूछी है? N की वैल्यू, तो N इक्वल टू Q अपॉन E हो गया। Q की वैल्यू कितनी है? 1,
और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की घात -19। कुलॉम ऊपर नीचे भी कुलॉम, कुलॉम से कुलॉम कैंसिल, संख्या इलेक्ट्रॉनों की बन गई। जैसे ही आप n की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हटाया 10 में जाएगा नहीं, 100 लिया पॉइंट लगा दिया, तो 100 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में? यानी एक कूलॉम आवेश यदि किसी वस्तु पर लाना है तो उस वस्तु से 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना पड़ेगा? 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों को उस वस्तु से स्थानांतरित करना पड़ेगा। अब आपसे ये पूछ लें कि जो आपके एक कूलॉम आवेश है उसके स्थानांतरण के लिए या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए वस्तु के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो हमारे सामने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो द्रव्यमान कितना स्थानांतरित हुआ उसकी वैल्यू आ जाएगी। या तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी आ रही है या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ रहा है। कमी आएगी तब यदि उस पर धनावेश है, वृद्धि होगी तब यदि उस पर ऋण आवेश है। तो इस तरीके से आपके सामने न्यूमेरिकल आता है, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगी तो अपन फिर न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। अब चौथी मौलिक विशेषताएं, उसके बाद न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है उन पर चर्चा करेंगे। चौथी जो विशेषताएं हैं आवेशों की वो है आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम, देखिए आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता। अर्थ हम ये कह सकते हैं किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, इसे हम आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। मतलब किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसे हम आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब आपके सामने सिग्मा, हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा QN यहां लगा दें, QN, N की वैल्यू 1 इक्वल टू अनंत, इक्वल टू हम लिख सकते हैं नियत। इसका मीनिंग हो गया नियत। एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। मतलब आवेशन का मुख्य कारण हमने क्या पढ़ा था? वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। मतलब हमने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करा है, आवेश को हम स्थानांतरित कर रहे हैं। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर रहे हैं न हम नष्ट कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, इसे हम आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण नियम के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहली बात हम देखते हैं युग्म विलोपन। युग्म विलोपन, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ क्रिया करता है, पॉजिट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, क्रिया करता है। क्रिया करके ये क्या बनाता है? गामा, मतलब गामा किरणें बनाता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं युग्म विलोपन। विलोपन। इसी तरीके से हम युग्म उत्पादन को भी आवेश संरक्षण नियम के हिसाब से समझ सकते हैं। युग्म उत्पादन में हम ऐसे लिख सकते हैं गामा रेज E- प्लस E+।
तो ये आपका क्या बन गया, युग्म उत्पादन हो गया। जितना इस पर माइनस आया उतना इस पर प्लस। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। तो जैसे ही कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश आता है रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋण आवेश आता है। मतलब हम कह सकते हैं कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जितने कपड़े पर स्थानांतरित हुए हैं उतना ही कपड़े पर ऋणावेश आया और उतना ही कांच की छड़ पर धनावेश आया। मतलब आवेश संरक्षित है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे प्रोटॉन क्षय की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं प्रोटॉन क्षय। प्रोटॉन क्षय का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन है, प्रोटॉन किस में बदलता है, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में बदलता है। न्यूट्रॉन में जब भी बदलेगा, प्रोटॉन को लिखते हैं 1 1, न्यूट्रॉन को लिखते हैं 0 1। यहाँ द्रव्यमान तो बैलेंस हो रहा है लेकिन आवेश इसका 1 है, यहाँ 0 है। इसका मतलब ऐसे कणों का उत्सर्जन होना चाहिए जिनका आवेश +1 हो। ये +1 हो गया, इसको बोलते हैं बीटा, धनात्मक बीटा कण, और आपके न्यूट्रिनो निकल गया। इसी तरीके से न्यूट्रॉन क्षय की बात भी कर सकते हैं। न्यूट्रॉन क्षय, न्यूट्रॉन क्षय, न्यूट्रॉन क्षय के अंदर क्या करेंगे, एन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में। पी में इसका मतलब यहाँ धनात्मक बीटा कण आया तो यहाँ क्या आएगा, ऋणात्मक बीटा कण। ये बन गया बीटा माइनस, और एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो है। इसका मतलब ये न्यूट्रॉन क्षय अभिक्रिया हो गई, ये प्रोटॉन क्षय अभिक्रिया हो गई। हम ये भी कह सकते हैं रेडियो एक्टिव क्षय की बात कर लें तो रेडियो एक्टिव विघटन के अंदर भी परमाणु क्रमांक संरक्षित रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव क्षय की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव क्षय के अंदर यूरेनियम, ये यूरेनियम है 92, ये आपके 236 है। किसमें कन्वर्ट होता है, ये थोरियम है आपका TH, ये 200 आपके 32 हो गए। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2He4। अब देखिए ये अभिक्रिया क्या बोलती है कि यहाँ जो चार्ज है आपका Q वो है 92 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस नाभिक का आवेश है। और यहाँ जो आवेश है वो 90 E के बराबर आवेश यहाँ हो गया Q1, ठीक है। और यहाँ जो Q2 जो बन रहा है वो 2E के बराबर हो गया। इसका मतलब Q इक्वल टू क्या बन रहा है, Q1 प्लस Q2, मतलब यहाँ 92E और यहाँ भी 92E। हम कह सकते हैं कि नाभिकीय रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में भी परमाणु क्रमांक संरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी परमाणु क्रमांक संरक्षित रहेंगे। तो ये आवेश संरक्षण का नियम था। विथ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करा है। अब इस पर आधारित यदि हम न्यूमेरिकल पे चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।